अच्छा बच्चों, आज की हेडिंग ने इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पे आज काम करते हैं। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक पावर एक हमारे पास है बच्चों बैटरी। एक है हमारे पास स्विच। स्विच को हम जैसे ही ऑन करते हैं, वोल्टेज की मदद से सर्किट में से करंट फ्लो करना जो है वो शुरू हो जाता है। अब वोल्टेज की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है हमने? वोल्टेज है जी वर्क ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से जो वर्क की इक्वेशन बनती है वो बनती है V डेल क्यू। ये है जी इलेक्ट्रिक वर्क, वो काम जो बैटरी को करना पड़ रहा है चार्ज को सर्किट में मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो चार्ज एक तरह से डिस्प्लेस होने वाला ऑब्जेक्ट है और पोटेंशियल उस पर लगाने वाली फोर्स है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है जी? वर्क की शक्ल में। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रिक वर्क। द सेकेंड थिंग इज दिस कि जो पावर है वो तो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास पावर, अब इसको इलेक्ट्रिक पावर कंसीडर कर लें तो वर्क की जगह हम क्या लिखेंगे? V डेल क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर की एक बहुत बेसिक इक्वेशन बन जाएगी V डेल क्यू बाय डेल टी। बच्चों क्या होता है? करंट। तो P इज इक्वल टू क्या बन गया? वी आई बन गया। तो हमारे पास सबसे पहली जो बेसिक इक्वेशन बनती है पावर की, वो है प्रोडक्ट ऑफ वी आई। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। वोल्ट का क्या होता है? वोल्टेज, वोल्ट। और करंट होता है एम्पेयर। ठीक है, तो वोल्ट एम्पेयर इज इक्वल टू वॉट। ये एक एमसीक्यू जो है उसको आप जेन में रख लें और ये आपके पास होगी बेसिक इक्वेशन। P इज इक्वल टू वी आई। इसी इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, या फिर I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। अब आते हैं बच्चों सीरीज सर्किट पे। सीरीज सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट क्या होता है? कांस्टेंट। तो करंट कांस्टेंट है ना, तो P इज इक्वल टू वी आई में कांस्टेंट को यहीं पे रख लें। और जो चीज कांस्टेंट नहीं है, लेट्स से वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहना ना, सीरीज में डिवाइड होना है, तो वोल्टेज की जगह पे आप आई आर लिख दें। ठीक है, बात समझ आ गई? तो P इज इक्वल टू वी आई और V की जगह क्या लिख दिया? आई आर। एक तो ये आई आर, एक ये वाला आई। तो इक्वेशन बन गई P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा चूंकि सीरीज में करंट क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। तो हमारे पास एक रिलेशन डेवलप हो गया कि पावर डिसिपेशन या पावर कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंपोनेंट। तो ये हो गया सीरीज के लिए जिसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। दूसरी तरफ पैरेलल सर्किट के लिए अगेन P इज इक्वल टू वी आई। आफ्टर दैट P इज इक्वल टू, अब पैरेलल में बच्चों वोल्टेज क्या रहता है? कांस्टेंट। तो आपने वोल्टेज को कुछ नहीं कहना और करंट की क्या लिख देना है? P इज इक्वल टू वी आई और I इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया वी स्केयर ओवर आर। ये जो रिलेशन है ना, ये सीरीज वाले रिलेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भला क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे घरों में वायरिंग कौन सी होती है? पैरेलल। ठीक है, तो हमारे घरों में हर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के लिए हमारे लिए सबसे यूजफुल इक्वेशन क्या होगी? P इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर। और आसान कर लेते हैं, हमारे घरों में वोल्टेज कितना होता है? 220। 220 का स्केयर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। 220 का जो स्केयर है ना, वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 48400 डिवाइडेड बाय आर। तो हमारे घर में किसी भी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो एक नायाब सा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। अच्छा, मैं रेजिस्टेंस क्यों कह रहा हूँ, पावर क्यों नहीं कह रहा? पावर इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पावर रेटिंग ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पे गिवन होती है। ठीक है, तो घरों में अगर पावर रेटिंग की हम बात करें, दो मिसालें देता हूं मैं। लेट से एक एसी होता है और एक बल्ब होता है। आपके घर में किस डिवाइस को चलाने पे ज्यादा अम्मी डांटती?
एसी चलाने पर डरते हैं, डांट पड़ती है क्योंकि एसी की पावर होती है ज्यादा। तो बच्चों हमारे पैरेलल सर्किट्स में जिन कंपोनेंट्स की पावर ज्यादा है उन सब की रेजिस्टेंस बेसिकली कम है। तो अब आपके घर में एक सिंपल, ये घर के थ्रू ही हमने सारी पावर समझ ली है। घर में हर वो कंपोनेंट जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। बल्ब की पावर बहुत कम होती है, लिहाजा बल्ब की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। तो जिस तरह जैसे जैसे पावर को सीखते रहें, घर में कंपोनेंट्स को डिवाइड करते रहें, एक तरफ कहते रहें जी हाई पावर वाले डिवाइसेस कौन सी हैं, लो पावर वाले डिवाइसेस कौन सी हैं। तो हाई पावर, लो पावर, तो जहां पावर हाई होगी वहां रेजिस्टेंस लो होगी, जहां पावर लो है वहां पर रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। अच्छा, एक ना वोल्टेज 110 वोल्ट्स का फैक्टर भी यूज होता है। 110 में क्या खास बात है, ये 220 का हाफ है 110। तो इसका अगर हम स्केल लें तो 12100 बनेगा। ये मैं सात नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स में इनसे यूज करना पड़ सकता है। तो 48400 और 12100 ये दोनों डिजिट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। यहाँ से क्या पता चल रहा है, वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है, तो पावर कंजम्पशन जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस वैल्यू है। जहां रेजिस्टेंस कम होगी पावर डिसिपेशन वहां पर ज्यादा होगी। अभी हमारे पास तीन डिवाइसेस आ गई, बल्ब, फ्रिज और एसी। हर डिवाइस की रेटिंग इस तरह से गिवन होती है। इस रेटिंग को बड़े अच्छे से समझना। आप मार्केट से बल्ब लेने जाते हैं ना, बल्ब पे लिखा होगा 20 वॉट, साथ लिखा होगा 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है ना वो आपको क्या बता रही है, वो बता रही है कि ये बल्ब आपको 20 वॉट पावर कंज्यूम करके देगा। अगर आप घर जाके इसको 220 पर चलाएंगे, लेकिन मैं कहूं जी मैंने नहीं 220 पे चलाना, तो फिर कंपनी कहेगी भाईजान वो आपको 20 वॉट भी कंज्यूम करके नहीं देगा। अगर आप इसको 220 की बजाय 320 वोल्ट पर चलाएंगे तो ये पावर कंजम्पशन 40 वॉट तक भी कर सकता है, लेकिन वहां पर इस डिवाइस के जल जाने का खतरा होगा। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ जी मेरे पास 220 नहीं है, मैं इसको 110 वोल्ट्स पे चलाना चाहता हूँ, तो मैंने अगर वोल्टेज कम कर दिए हैं तो ये पावर कंजम्पशन भी कम होके लेट से 10 पे चली जाती है, ये लेट से 15 पे चली जाती है। तो आपने अक्सर घरों में एक्सपीरियंस किया होगा ना कि लाइट्स डिम हो जाती हैं। लाइट अचानक डिम होती है तो हम कहते हैं जी लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, करंट कम हो रहा है। तो जैसी लाइट डिम हो रही है ना, बेसिकली वोल्टेज कम हो रहा है। और वोल्टेज कम होने से जो पावर कंजम्पशन है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही। और पावर कंजम्पशन कम होने का असर हमें लाइट वाली चीजों में ज्यादा नजर आता है, क्योंकि लाइट नजर आ रही होती। तो हम कहते हैं ये लाइट डिम हो गई। डिम होने का मतलब है कि वोल्टेज जो है वो पहले से क्या हो गया, डाउन हो गया। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? कोई मुश्किल तो नहीं ना इसमें? अच्छा जी, अब इस स्लाइड पे मैं आपको क्या टास्क दे रहा हूँ, स्लाइड में आपको सेंड तो करूंगा, इस पे आपने करना ये है कि आपने इस इंफॉर्मेशन के जरिए तीनों डिवाइसेस की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। किस फार्मूला से? वी स्केयर ओवर पावर वाले फार्मूला से। ओके, तो ये आपके जिम्मे है, ये आपने करना है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पावर से। व्हाट विल बी द पावर कंजम्पशन इफ अ 100 वॉट 220 वोल्ट बल्ब इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट? वही बात जो मैं ऊपर बता के आया हूँ कि 220 पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए ना, तो ये वो 100 वाट देगा। लेट से 220 पे नहीं करते, 110 पे करते हैं, तो फिर ये हमारे साथ क्या सलूक करेगा? तो बच्चों एक बड़े काम की बात ध्यान में रखनी है, आप इसे 200 पे यूज करें या 110 पे यूज करें, इसकी जो पावर है ना वो दोनों, जो रेजिस्टेंस है ना वो दोनों सूरतों में कांस्टेंट रहेगी। तो यूजिंग द रिलेशन आर इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर पावर, ये रिलेशन हमने यूज करना है। हम लिखेंगे कि दोनों सूरतों में रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी ना बल्ब की, यानी वी वन स्केयर ओवर पी वन मस्ट बी इक्वल टू वी टू स्केयर डिवाइडेड बाय पी टू। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है पी टू, सेकेंड पावर। तो पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। पी टू का फॉर्मूला क्या बन रहा है बच्चों? ये बन रहा है जी वी टू बाई वी वन होल स्केयर इंटू पी वन। देखें फॉर्मूला पे मुझे ओके रिपोर्ट दें, फॉर्मूला समझ आ गया कैसे बना? ओके, इसके बाद
P2 इज इक्वल टू V2 कितना है 110, V1 कितना था 220, और इस फैक्टर के ऊपर क्या है स्क्वायर, और P1 पावर कितनी है 100 वॉट। तो बच्चों 110 और 220 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो 100 वॉट डिवाइडेड बाय 4, तो सेकेंड पावर हमारे पास कितने वॉट आ रही है 25 वॉट। ठीक है, अब दोबारा सुन लें फॉर्मूला से, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, आर को दूसरी तरफ ले जाएं तो R इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर पी। मैंने क्या कहा कि दोनों सूरतों में रेजिस्टेंस सेम रहेगी, तो रेजिस्टेंस वी स्केयर ओवर पी, रेजिस्टेंस वी स्केयर ओवर पी। फर्स्ट केस में 1 वैल्यू लिख दें, सेकंड केस में 2 वैल्यू लिख दें, और इक्वेशन बना लें किसके लिए P2 के लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसका एक और शॉर्टकट भी हम बना सकते हैं, P2 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाय एन स्केयर। ये शॉर्टकट कैसे यूज करना है, देखिए वोल्टेज कितना गिवन था 220, और उसको ऑपरेट किस पे करना था 110 पे। अब इन दोनों के दरमियान रेशियो बना लें, 220 डिवाइडेड बाय 110, तो हमारे पास रेशियो क्या आ रही है 2। तो ये जो n है ना, ये हमारे पास 2 की वैल्यू है, तो P1 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर 100 डिवाइडेड बाय 4, 25 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। तो समझाने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व किए बगैर अज्यूम करने की कोशिश करूं, तो मैं ये सोचूंगा भाई ये 100 वॉट है ना, तो 220 वोल्ट्स और 110 वोल्ट्स का मतलब ये है कि वोल्टेज हाफ हो गया है, तो पावर कंजम्पशन हाफ हो जाएगी, तो मैं 50 वॉट का आंसर सिलेक्ट कर लूंगा। बट मेरा वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। असल में पावर, वोल्टेज के हाफ होने से जो पावर है वो 2 टाइम्स कम नहीं हो रही, पावर 4 टाइम्स कम हो रही। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इस बात की। ओके, अब आता है बल्ब ब्राइटनेस प्रॉब्लम, विच वन विल बी द ब्राइटर बल्ब। ठीक है, अच्छा ये पूरा प्रोसेस रिपीट कर दूं, या आप इसको क्या कहते हैं कि दोबारा रिकॉर्डिंग में अगर आप इसको देख लें बेटा एक दफा दोबारा, मैं दोबारा यहाँ पे चले साइड पे बता रहा हूँ कि फर्स्ट पावर है हमारे पास 100 वॉट, और फर्स्ट वोल्टेज है 220 वोल्ट्स। वो कहते हैं कि अगर सेकंड वोल्टेज हम 110 यूज करें तो अब पावर कंजम्पशन क्या होगी। ये हमारे पास डाटा है, इस डाटा को हमने इस तरह लिखना है कि V1 स्केयर ओवर P1 मस्ट बी इक्वल टू V2 स्केयर बाय P2, और फाइंड क्या करना है P2। P2 पावर 2 की इक्वेशन क्या बन रही है V2 बाय V1 होल स्केयर इंटू P1। ठीक है, आगे फिर बच्चों वैल्यूज पुट करनी है, और हमारे पास P2 का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 25 वॉट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो बल्ब ब्राइटनेस प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सिंपल से हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इनमें। लेकिन बल्ब ब्राइटनेस प्रॉब्लम ना दो तरह से डील करना है, जिस बात पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो बात देखें। आपको बल्ब की रेजिस्टेंस गिवन है, या फिर आपको बल्ब की पावर गिवन, दोनों बातों पे पहले ध्यान देना है। ये बल्ब बने हुए हैं लेकिन वैल्यूज इनकी रेजिस्टेंस की दी हुई है, यहाँ पे भी बल्ब बने हुए हैं लेकिन अब की बाद इनकी वैल्यू रेजिस्टेंस की नहीं पावर की दी हुई है। तो मैं आपको बड़ा एक सिंपल से वे में बताता हूँ। सर्किट कौन सा है, सीरीज। आपने एक रूल याद रखना है, जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर कंजम्पशन के। ठीक है, बल्ब ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर कंजम्पशन। अब कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा ना, वही बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। अब सर्किट है सीरीज, सीरीज में अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए कि पावर कंजम्पशन
is directly proportional to the value of resistance. अब 40 और 60 में से ज्यादा वैल्यू किसकी है? 60 की। 60 की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो 60 ही ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो बच्चों ये जो बल्ब है ये ज्यादा ब्राइटर बल्ब होगा सीरीज सर्किट में। बट अगर हम जाएं पैरेलल में, तो पैरेलल में तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि पावर कंजम्पशन इन अ पैरेलल सर्किट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस वैल्यू। इसमें जिसकी वैल्यू कम होनी है उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा होनी है और उसी ने ज्यादा ब्राइटर ग्लो करना है। तो आपने ये रूल्स जहन में रखने हैं कि पैरेलल में इनवर्स रिलेशन से डील करना है रेजिस्टेंस को, और सीरीज में डायरेक्ट रिलेशन से डील करना है। यहां तक मुझे बताएं, इस बात की समझ आई है सबको? अच्छा, अब आ जाए, अगर पावर रेटिंग गिवन है, अगर पावर रेटिंग गिवन है, तो देखें, अब बल्ब की रेजिस्टेंस नहीं लिखी हुई, अब लिखी हुई है बल्ब की पावर। अब पावर के लिए जो मैं आपको रूल बता रहा हूं ना, वो वैसे तो रेजिस्टेंस के जरिए भी बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपको एक और आसान तरीका बता दूं। बच्चों, हमारे घरों में कौन सी वायरिंग होती है? पैरेलल। कौन सी वायरिंग होती है? पैरेलल। ये हमारे घर का एक कमरा है। इस कमरे में मुझे ज्यादा रोशनी चाहिए, तो मैं बाजार से 40 वॉट बल्ब लेकर आऊं कि 60 वॉट लेकर आऊं? ऑब्वियस है। तो आपने जब पावर रेटिंग गिवन हो ना, आपने ये बात याद रखनी है कि घर में कौन सी वायरिंग होती है? पैरेलल। घर में जब हमें किसी कमरे में ज्यादा रोशनी चाहिए होती है तो हम ग्रेटर पावर का बल्ब लगाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्लिक करना जरा ध्यान से। अगर बल्ब की पावर रेटिंग गिवन है बच्चों, तो आपने पहले सोचना है पैरेलल को, और ये याद रखना है कि जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज्यादा होगी पैरेलल में, जिस बल्ब की पावर रेटिंग ये वर्ड जेन में रखना है, ज्यादा होगी, ठीक है, उस बल्ब की ही ब्राइटनेस ज्यादा होगी। यानी हमारे पास पावर गिवन हो तो 60 वॉट वाला बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। और इसी बात को आपने उल्टा देना है सीरीज के लिए। सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा रोशन होगा? पैरेलल में जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा थी वो ज्यादा रोशन था। तो सीरीज में जिसकी पावर रेटिंग कम है, यानी सीरीज में जो ब्राइटनेस है वो इनवर्सली रिलेटेड टू द पावर रेटिंग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया? फोकस कहां से शुरू करना है? पावर से, पैरेलल से। पैरेलल में ग्रेटर पावर ग्रेटर ब्राइटनेस, तो सीरीज में इसी बात को उल्टा के समझ लें, स्मॉलर पावर ग्रेटर ब्राइटनेस। इज दैट क्लियर? हाँ जी बच्चों, सबको समझ आ गई? तो अब मुझे बताएं, आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। ऑप्शन ए है 100 वॉट, ऑप्शन बी है 200 वॉट, ऑप्शन सी है 300 वॉट, ऑप्शन डी है 400 वॉट। कुछ नहीं बताया है कि सर्किट सीरीज है कि पैरेलल है, लेकिन पूछा है कि कौन से बल्ब की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। क्या जवाब देंगे? 100 या 400? 400 आंसर हम इसलिए देंगे क्योंकि अगर हमें कुछ नहीं बताया कि सर्किट कौन सा है तो फिर वो बाय डिफॉल्ट पैरेलल सर्किट होगा। क्योंकि घरों में कौन सी वायरिंग होती है? पैरेलल वायरिंग। तो अगर नहीं बताया तो वो आपसे डोमेस्टिक अप्रोच पूछ रहा है कि आपको इतना तो पता ना कि घरों में कौन सी वायरिंग होती है पैरेलल, तो उस पे ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब आते हैं पावर कॉम्बिनेशंस पर।
जैसे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस होते हैं ना बच्चों, सेम वैसे ही पावर के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, और बहुत आसान है। बस सिर्फ फोकस ध्यान में रखना है। एक तो ये फॉर्मूला जेन में बिठा लें, आर इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय पी। ये बैठ गया दिमाग में। अब मुझे जरा चैट में एग्री कर दें कि सीरीज में रेजिस्टेंस को ऐसे ही ऐड करते हैं ना, R1 + R2। और पैरेलल में ऐसे करते हैं ना, 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है ना? तो अब ध्यान इधर रखना है, सिर्फ फोकस करना है। आर इक्विवेलेंट का मतलब है वी स्केयर ओवर पावर इक्विवेलेंट। R1 का मतलब है वी स्केयर ओवर P1। और R2 का मतलब है वी स्केयर ओवर P2। वोल्टेज कॉमन आके कैंसल हो जाएगा, 1/PE, 1/P1 प्लस 1/P2। ये आसान सा फॉर्मूला बन जाएगा किसका? पावर कॉम्बिनेशन इन सीरीज। दूसरी तरफ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो 1/V² ओवर P इक्विवेलेंट, 1/V² ओवर P1, 1/V² ओवर P2। ठीक है बच्चों, देखें अब ये जो पावर्स हैं ये रेसिप्रोकल से ऊपर चली जाएंगी। P इक्विवेलेंट बाय V, P1/V², P2/V²। अब देखें P2/V², ये भी V² आ जाएगा। सॉरी, ये पावर के साथ 1 2 नहीं आएगा। तो देखें वोल्टेज आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब मैं इसको याद रखने का एक आसान तरीका बताता हूँ। रेजिस्टर सीरीज और पैरेलल में, इसी तरह पावर सीरीज और पैरेलल में। रेजिस्टर सीरीज में ऐसे ही ऐड होता है ना, R इज इक्वल टू R1 + R2। आपने रेजिस्टर के बिल्कुल ऑपोजिट पावर का सीरीज लिखना है, 1/P इक्विवेलेंट, 1/P1 प्लस 1/P2। पैरेलल में 1/RE, 1/R1 प्लस 1/R2। पावर के लिए इसको सीधा कर देना, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो देखें, समझ रही बात की क्या करना डील। तो अब इसको याद रखने का एक और तरीका, आपको पता है ना कि इस तरह के फॉर्मूला से इफेक्टिव वैल्यू हमेशा कम होती है। तो पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा इफेक्टिवली कम होगी, और पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा इफेक्टिवली ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? इसके बाद हीट एनर्जी का फॉर्मूला जेन में रख लें। आपके पास पावर वर्क ओवर टाइम, वर्क को हम एनर्जी ओवर टाइम भी कर सकते हैं, और एनर्जी हीट एनर्जी भी हो सकती। तो यहां से बनता है H इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब बच्चों पावर का कोई एक फॉर्मूला तो होता नहीं है, VI भी होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, I² R भी होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, P² ओवर R भी होता है मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो असल हदफ ये है कि टाइम अगर साथ गिवन होगा ना, तो फिर बेसिकली आप सिर्फ पावर कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे, आप बच्चों क्या कर रहे होंगे? हीट एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होंगे। एग्री? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला पावर का। तो पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर आर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आई इज गिवन बाय, कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? P इज इक्वल टू विच ऑप्शन?
this question. B option, good. Electrical energy is measured in. Good. Delta option. Power dissipated in a resistor can be calculated by using. इसमें भी delta. All of these. Power dissipated as heat in the conductor of resistance R due to electric current is given by. इसमें बेसिकली कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया हो, हीट एनर्जी तो आई स्क्वायर आर टी होना चाहिए ना, तो यहाँ पे टी किसी से मल्टीप्लाइड ही नहीं है, इसको छोड़ दें भाई, इसमें तो बात ही ठीक नहीं लिखी हुई. अ फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द लाइव वायर ऑफ हाउस सर्किट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हाई करंट. ठीक है, जो फ्यूज होता है ना, वो एक छोटी सी वायर होती है जो हाई करंट आने पर पिघल जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है ताकि वो हाई करंट आगे ना जा सके. द रिलेशन बिटवीन 1 kWh एंड जॉल इज गिवन बाय. शाबाश. 1 kWh 3.6 MJ. गुड, शाबाश. लें जी, ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पेपर्स में आते हैं. हीट जनरेटेड बाय 100 W बल्ब इन 1 आवर. हीट जनरेटेड फाइंड करनी है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होती है. ठीक है, पावर कितनी दी है 100, टाइम कितना दिया 1 आवर, 3600 सेकेंड्स. तो ये आपके पास 3600 फिर 00, तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁵ आंसर आ जाएगा. ठीक है बच्चों. रेजिस्टेंस ऑफ 60 W बल्ब इन 120 V लाइन. रेजिस्टेंस बार बार पढ़ के आ रहे हैं, वी स्क्वायर ओवर पावर. वी स्क्वायर 120 मल्टीप्लाई बाय 120, पावर कितनी है 60. तो ये भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है, जरूरी नहीं है कि आप 120 का वहां पे स्केयर लेने बैठ जाए, दो दफा लिख दें 120 मल्टीप्लाई बाय 120. तो 60 2 ज़ा 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 240 ओम. तो ये लें जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 240 ओम. ठीक है, इस लास्ट वाले का आंसर जरा आप खुद दें. शाबाश. तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर रेटिंग, या यूं कर लें, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पावर. तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उस बल्ब की रेजिस्टेंस सबसे कम होगी. तो बच्चों डेल्टा विल बी द राइट आंसर. गुड, शाबाश. आफ्टर दैट अगेन, पहले एक क्वेश्चन हम इस जैसा मिलता जुलता कर चुके हैं. 220 V V1 है और P1 है हमारे पास 1000 W. 110 V ये हमारे पास V2 है और हमने P2 पावर फाइंड करनी है. तो थोड़ी देर पहले भी तो हम कर गए हैं, P2 इज इक्वल टू P1/n स्केयर. तो वोल्टेज क्या हो गया, पहले से हाफ हो गया. तो P1 को यानी 1000 को 4 पे डिवाइड कर दें, कितना आंसर आ गया 250 W. व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स, हर एक की जो पावर रेटिंग है 60 W है और वोल्टेज 40 V है, कैन वर्क सेफली बी कनेक्टेड इन अ 240 मेंस सप्लाई. बच्चों, हर बल्ब की रेटिंग है 40 W जबकि मेन सप्लाई है 240 की. तो हम उस सप्लाई के साथ कितने बल्ब अटैच कर सकते हैं, बहुत आसान सा तरीका है. टोटल मेन लाइन हमारे पास कितनी है 240, इसको गिवन रेटिंग वोल्टेज पे डिवाइड कर दें. 4 6 ज़ा 24. तो हम 6 बल्ब जो हैं इस सप्लाई के साथ 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ हम 240 V की सप्लाई जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं. ये सारे बल्ब जो हैं वो ठीक तरीके से चलेंगे. ओके बच्चों. अच्छा जी, उसके बाद अ 2 ohm resistor and 4 ohm resistor are connected in parallel to a 6 V battery. The power dissipated by 2 ohm resistor. सबसे बड़ा क्लिकिंग वर्ड क्या है, पैरेलल. पैरेलल में तमाम रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज क्या होता है, सेम. इसका मतलब है 2 ohm के क्रॉस भी 6 V है
और 4 ओहम के क्रॉस भी 6 वोल्ट है। जब ये बात समझ आ गई तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें, वी स्केयर ओवर पावर, वी स्केयर मतलब 36, पावर वी पी स्केयर आर है सॉरी, तो रेजिस्टेंस 2 ओहम है, तो 18 वॉट जो है बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी किलो एम्पेयर और इज द यूनिट ऑफ, अब यहाँ पे चार्ज क्यों लिखा हुआ है, तो इक्वेशन पे आ जाएं। करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और चार्ज क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर, टाइम का क्या होता है सेकंड। अब एम्पेयर हो या किलो एम्पेयर हो, यूनिट तो करंट का ही रहेगा। सेकंड हो या और हो, यूनिट तो टाइम का ही रहेगा। तो किलो एम्पेयर और बच्चों किस चीज का यूनिट बन गया, चार्ज का। गॉट इट। ठीक है, ये कुछ अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आपने इसी तरह इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये एक अच्छा मजे का क्वेश्चन है। इन द सर्किट विच स्विच व्हेन क्लोज विल लीड टू अ शॉर्ट सर्किट। ये तीन स्विच हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। तीनों में से किस स्विच को अगर हम बंद कर दें तो हमारा सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये ना सोच रहे हो कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये भी बता देता हूँ क्या होता है। चलिए, एक आंसर तो आ गया जी, वन स्विच को बंद कर दें, ए ऑप्शन। ठीक है, एनीवन एल्स। देखिए बच्चों, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट उस सर्किट को कहते हैं जिस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस इन्वॉल्व ना हो या कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व ना हो। अगर मैं स्विच 3 को क्लोज करता हूं तो करंट 3 स्विच में से गुजर के बल्ब में से गुजरेगा, तो कंपोनेंट आ गया। 2 को क्लोज करता हूं तो करंट 2 में से गुजरेगा, रेजिस्टर आ गया। और अगर 1 को क्लोज करता हूं तो कोई रेजिस्टर कोई कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, तो हमारा ए आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 1 या ए आंसर दिया है, वेरी गुड, शाबाश। In the figure, all bulbs are identical. The bulb that lights most brilliantly is, एक, दो, तीन, चार, पांच बल्ब लगे हुए हैं। इन पांच बल्ब में से सबसे ज्यादा ब्राइटनेस के साथ कौन से बल्ब्स या कौन सा बल्ब जो है वो रोशन होगा। शाबाश। 3 to 4 मिनट्स रह गए हैं, ये चंद क्वेश्चंस मैं ट्रिकी करवा रहा हूँ, फिर मैं फाइल सेंड करूंगा तो आपने ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको खुद प्रैक्टिस करना है। देखो भाई, जो इसको करने का तरीकेकार ये है कि हम ये देखें कि सबसे ज्यादा करंट किन बल्ब्स में से गुजरेगा। करंट ने कहाँ से शुरू होना है, बैटरी के इस टर्मिनल से शुरू होगा, और ये सारे का सारा करंट 1 में से गुजर रहा है, तो 1 तो हमारी पहली प्रेफरेंस में आ गया। आगे जाते हैं तो करंट डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो गया, इसका मतलब है ये मैक्सिमम करंट तो नहीं है जो इन बल्ब में से गुजर रहा है, लेकिन डिवाइड होने के बाद ये इकट्ठा होके फिर फिफ्थ बल्ब में से सारे का सारा गुजर रहा है, तो 5 भी हमारी प्रेफरेंस में आ जाएगा, और डेल्टा जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 1 और 5 जो है इनकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं अब आपकी जवाबदीद पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर भी सेम उसी तरह बच्चों के, लेट से वो कहते हैं एक सर्किट शोन है, तमाम लाइट बल्ब्स आइडेंटिकल हैं। जब हम स्विच क्लोज करते हैं, जो बल्ब 4 से जुड़ा हुआ है, ये वाला स्विच अगर हम क्लोज करते हैं, तो विच अदर बल्ब्स ऑल्सो बिकम ब्राइटर। तो बच्चों देखें, बात ये है कि फिर आपने करंट ही देखना है। देखें, करंट पहले यहां से चल रहा है, इधर से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, और पहले तो ये वाले दो बल्ब जो हैं ये सर्किट में कनेक्टेड हैं, तो हमारे पास सबसे ज्यादा ब्राइटनेस इसी बल्ब की है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम इस स्विच को क्लोज भी कर देते हैं तो तब भी सबसे मैक्सिमम करंट जो है वो 1 में से ही गुजरना है। ठीक है, आगे करंट ने फिर डिवाइड ही होना है,
तो चूंकि अब सर्किट में ये पैरेलल सर्किट इन्वॉल्व हो गया है। ये कौन सा सर्किट इन्वॉल्व हुआ है? पैरेलल। पैरेलल के आ जाने से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो क्या होती है? कम। करंट पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो वो ज्यादा करंट सबसे ज्यादा किस में से गुजरेगा? बल्ब वन में से। तो सिर्फ बल्ब वन की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा बढ़ेगी, बाकियों के ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा।